पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, आज जो लेकर आए हैं वह है हमारा सीजर और कन्वल्जन। देखिए कन्वल्जन या सीजर कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, दौरा, आक्षेप कहिए, मिर्गी कहिए, यह सब उसी अवस्था को कहते हैं, समझ गए। सीजर कहिए या कन्वल्जन, दोनों का मतलब ही दौरा या आक्षेप होता है, समझ गए ना। इसको हमको अच्छे से समझाना है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। तो चलिए आज हम इसको जो है अच्छे से समझ लेते हैं। आपके सामने है, देख रहे हैं, कन्वल्जन या सीजर कहिए। आक्षेप या झटका, दौरा मस्तिष्क के कार्यों को अस्थायी व्यवधान है, जिसमें अनैच्छिक रूप से जो है मस्कुलर, स्पेशियल, संवेदी व मानसिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। देखिए हम लोग कन्वल्जन को ऐंठन भी कहते हैं। अब ये ऐंठन जब होता है हमारे बॉडी में, क्या होता है कि चूँकि हमारा ब्रेन सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जैसे ही किसी में दौरा आता है तो मस्तिष्क में कार्य में अस्थायी टेम्पोररी रूप से जो है डिस्टर्बेंस आने लगता है, व्यवधान उत्पन्न होने लगता है मस्तिष्क के कार्य करने में, समझ गए। जिसके कारण व्यक्ति को जो है अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंटियर जो है पेशीय मतलब मस्कुलर मांसपेशी जो है उसमें ऐंठन होने लगता है, सिकुड़ाव होने लगता है, ठीक है, महसूस करता है व्यक्ति, वह मानसिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो मेनली ये जो कन्वल्जन होता है, जिसको हम लोग आक्षेप के रूप में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यह नॉर्मली जो है क्या करता है, हमारे मस्तिष्क के कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न करता है जब यह दौरा आता है, ऐंठन आता है तो। और साथ में जो मस्कुलर होता है ना मांसपेशी, उसमें जो है ऐंठन जो है अनैच्छिक रूप से ऐंठन उत्पन्न होने लगता है, समझ गए। जिसके कारण हाथ पैर जो है मुट्ठी बच्चा बांधने लगता है, कस के जो है अपने आप को टाइट करने लगता है, तो यही हमारा ऐंठन होता है, आक्षेप होता है, समझ गए। इसमें चैतन्य मतलब इसमें जो कॉन्शियसनेस होता है, चेतना स्तर होता है, उसका भी लेप हो जाता है, समझ गए। इसमें अचानक ऐच्छिक पेशियों को ताकत के साथ अनैच्छिक संकुचन पाया जाता है, वही चीज़ है। इसमें संकुचित होता है, जो पेशियाँ होता है ना वह संकुचन होता है, क्योंकि इसमें चेतना का लोप मतलब चेतना का जो है गायब हो जाता है, कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है। और इसमें जो है अचानक जो है जो ऐच्छिक पेशी है, मतलब जो हमारे कंट्रोल से जो है पेशी जो हमारे द्वारा कंट्रोल होने वाला है, उसमें जो है ताकत के साथ इनवॉलेंट्री रूप से उसमें संकुचन आने लगता है। मतलब ऐसा पेशियाँ जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर भी जो है हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है और वह संकुचित होने लगता है, पेशियाँ टाइट होने लगता है, हार्डनेस होने लगता है, हाथ पैर जो है बच्चा टाइट करने लगता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है। इसमें मस्तिष्क कार्यों मतलब ब्रेन फंक्शन जैसे फीलिंग, सोच, मनोवृत्ति, मूड इत्यादि में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, समझ गए। और मुंह पर मुंह जो है, दांत पर दांत बैठा लेता है, मतलब एकदम टाइट हो जाता है, क्योंकि उसमें पेशियाँ जो है इनवॉलेंट्री रूप से संकुचित होने लगता है, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पेशियाँ में ताकत आ जाता है अनैच्छिक रूप से, और वह जो है एकदम टाइटनेस लगेगा, छूटने से जो है नहीं छूटेगा, समझ गए ना। हाथ पर एकदम टाइट टाइट इधर उधर कर देगा बच्चा। तो इस टाइप से जो है आपका होता है क्या, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि आँख तरेड़ दिया है, हाथ पैर जो है एकदम क्या किया है, टाइट कर दिया है, तो वही कलभ्यंजन दौरा आता है, समझ गए। तो यही हमारा कलभ्यंजन कहिए, आक्षेप कहिए, दौरा कहिए, जो मस्तिष्क के कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न करता है और अनैच्छिक रूप से जो है यह मस्कुलर यानी पेशियों को भी जो है संकुचित करता है। तो यही जो है हमारा कलभ्यंजन आक्षेप होता है, समझ गए। अब इसको डिटेल से कारण लक्षण पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। इसके कारण क्या होते हैं, कारण आपके सामने में है, तो देख लीजिए। इसका कुछ ऐसा कारण है कि अज्ञात कारण है, आइडियोपैथिक, समझ गए। आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक का मतलब है कि कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो हम लोग और आपको या किसी को भी पता भी नहीं हो सकता है, तो कुछ अज्ञात कारण भी होते हैं। कुछ कारण ऐसे भी दिखा जाता है कि संक्रमण, जैसे मेनिंजाइटिस होना, एन्सेफेलाइटिस होना। एन्सेफेलाइटिस 29वां नंबर के वीडियो में ही पढ़ाए हैं चाइल्ड हेल्थ का, कि ब्रेन में जो है सूजन हो जाता है, एन्सेफेलाइटिस। ये मेनिंजाइटिस जो है आपके पढ़ा चुके हैं मेडिकल सर्जिकल में, कि आपके जो है ब्रेन का जो लेयर होता है मेनिंजिस, जो झिल्ली जो ढक कर रखता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो मेनिंजाइटिस है। तो ये सब कुछ संक्रमण है जो आपके ब्रेन में अगर रहेगा तो यह ब्रेन में आपके दौरा उत्पन्न कर सकता है, कलभ्यंजन, समझ गए। ऐसे कारण भी देखे गए हैं जहाँ पे आपको चोट लगता है, जैसे जन्म के समय एट बर्थ टाइम जो है हेड में चोट लग गया हो, समझ गए, हेड इंजरी हो गया हो। अंतःकपालीय रक्तस्राव, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मतलब ब्रेन के अंदर ही जो है रक्तस्राव होने लगे चोट से। तो ये सब कुछ कारण है जो कि देखा गया है कि बच्चे में जो है कलभ्यंजन आगे चल के दौरा उत्पन्न हो सकता है। और कुछ ऐसे भी रीजन है जो आपके सामने में है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, समझ गए, या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, उच्च ज्वर, हाई फीवर में भी जो है दौरा आता है, समझ गए। पीलिया, जॉन्डिस में भी, टिटनेस में भी, और ब्रेन ट्यूमर, समझ गए, और हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम होने पर भी ये चीज़ें हो सकता है। तो कुछ ये सब कारण है जो कि ये सब सहायक कारण है, समझ गए। तो ये सब कारण भी याद रखिएगा। इन सब कारणों में से जो है दौरा, आक्षेप, उत्पन्न, ऐंठन आ सकता है बॉडी में, समझ गए। तो ये याद रखिएगा, टिटनेस, पीलिया, हाई फीवर, हाइपोक्सिया, ब्रेन ट्यूमर, हाइपोग्लाइसेमिया, समझ गए।
चोट लगना, ब्रेन में रक्तस्राव होना, संक्रमण, अज्ञात कारण, ये सब कुछ कारण है जो आक्षेप का हो सकता है। समझ गए। आगे है, अब इसमें लक्षण क्या क्या देखिएगा माय डियर, तो आपके सामने में लक्षण चलिए हम बताते हैं। लक्षण की बात किया जाए यहाँ पे तो देख लीजिए, पहला है सिंपल पार्शियल सीजर। क्या है? सिंपल पार्शियल सीजर। इसमें ऐच्छिक पेशिया में ऐंठन या झटके आते हैं। समझ गए। त्वचा के रंग, रक्तचाप, नाड़ी दर व पुतली के आकार में परिवर्तन होता है। शरीर के किसी हिस्से जैसे हाथ पैर चेहरे में शून्य चेतना, नंबनेस व झंझनाहट अथवा दर्द होता है। सिंपल पार्शियल सीजर जो लक्षण है एक, इसमें कह रहा है कि जो हमारा ऐच्छिक पेशी होता है, जो हमारे कंट्रोल से पेशी जो है चल सकता है, वैसे पेशियों में ऐंठन व झटके आते हैं। समझ गए। जो स्किन का कलर होता है बेकलर हो जाता है, बदल जाता है। समझ गए। रक्तचाप, समझ गए, परिवर्तन हो जाता है। नाड़ी दर परिवर्तन हो जाता है। और पुतली जो आँख का है, देखते होइएगा जब दौरा आता है तो आँख की पुतली जो है खुल जाता है, एकदम सा आँख जो है तरेर देता है, लोग नहीं कहता है। तो इन सब में जो है परिवर्तन आता है। शरीर के किसी हिस्से जैसे हाथ पैर चेहरे में शून्यता, मतलब नंबनेस, बिल्कुल कुछ जो है सेंसेशन नहीं होना, ऐसे होने लगता है। झुंझुनाहट और दर्द जो है होने लगता है। तो ये सब जो है आपके सिंपल पार्शियल सीजन में होता है, तो इसको याद रखिएगा। समझ गए। चलिए कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है। देखिए यहाँ पे कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है। इसमें बालक का हक्का बक्का दिखना, भ्रमित एवं निष्क्रिय होना व हर बार असमान व्यवहार एक जैसा करना शामिल होता है। अब कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर का मतलब होता है कि ये सब तो इसमें रहता ही है, साथ में बच्चा इसमें एकदम हक्का बक्का लगता है कि उससे जो है उसके बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं। समझ गए। एकदम सा जो है लड़पुआर दिखेगा और जो है हक्का बक्का हो जाएगा, भ्रमित होने लगेगा और वह बिल्कुल जो है डीएक्टिव, निष्क्रिय हो जाएगा और हर बार अलग अलग व्यवहार जो है वह दिखाएगा। तो यही कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है, जटिल। समझ गए। तीसरा है यहाँ पे अब्सेंस सीजर। इसमें मांसपेशियां खिंचाव के कारण हाथ में पकड़ी वस्तु छूट जाती है। ये दौरे बिना किसी पूर्वानुमान के आते हैं व पीड़ित को दौरे के बाद घटना याद नहीं रहता है। अब्सेंस सीजर का मतलब होता है कि इसमें जो मांसपेशी खिंचाव होता है ना, इसमें देखिए सीजर, ये जो कन्वल्सन देख रहे हैं, दौरा या ऐंठन, इसमें मांसपेशी का बहुत ज़्यादा जो है आपके क्या होता है, संकुचन होता है, खिंचाव होता है। समझ गए। जिसके कारण हाथ पैर एकदम जो है, हाथ का उंगली सब पैर का उंगली से एकदम टाइट हो जाएगा, खुल जाता है, या जो पर पकड़ होगा ढीला हो जाएगा। समझ गए। जिसके कारण हाथ में जो रखी वस्तु है छूट जाता है और दौरे जो है बिना किसी पूर्वानुमान के आता है। पीड़ित को दौरे के बाद कुछ याद भी नहीं रहता है घटना के बारे में कि हमें क्या हुआ था। और यही जो है आपका एक मिर्गी का भी जो है दौरा लक्षण होता है। समझ गए। ये चीज़ को ध्यान में, मिर्गी भी जो है दौरा का ही एक रूप है, इसको याद रखिएगा। समझ गए। आगे चलिए। अब माय डियर चौथा लक्षण है, अभी तक क्या देखे हैं, सिंपल पार्शियल सीजर, कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और अब्सेंस सीजर, तीनों लक्षण देख लिए। चौथा है टॉनिक क्लोनिक सीजर। इसकी तीन अवस्था होती है। टॉनिक क्लोनिक सीजर का तीन अवस्था है। एक टॉनिक तो होता ही है, क्लोनिक होता ही है, और एक और इसका जो है अवस्था है, फेज है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है टॉनिक फेज, क्लोनिक फेज आप लोग जो है ECT में भी पढ़े थे। टॉनिक फेज चेतनहीनता, मतलब कॉन्शियस का जाना। समझ गए। मांसपेशियों में ऐंठन या आकरण, आंखें ऊपर की ओर चढ़ना, पुतलियाँ फैलना, लार टपकना। टॉनिक फेज होता है या ऐंठन का एक अवस्था है दौरा पड़ने का, कि जब दौरा पड़ता है और टॉनिक फेज में जब बच्चा रहता है और दौरा पड़ता है तो बिल्कुल वह कॉन्शियस का उसमें अंदर कमी आ जाता है, चेतना का, चेतनहीन हो जाता है। मांसपेशी में ऐंठन व आकरण होने लगता है। समझ गए। साथ में आंखें उसके खुल जाते हैं, पुतली ऊपर की तरफ आ जाता है। समझ गए। और पुतलियाँ फैल जाता है, मुंह से लार निकलने लगता है। और ये सब आप लोग नॉर्मली देखते होइएगा, जब किसी को दौरा पड़ता है, बेहोशी छाने अचानक से छा जाता है, उसके हाथ पैर से कंट्रोल जो है ख़त्म हो जाता है, तो उस देखते होइएगा मुंह से लार उड़ जो है निकलने लगता है, आँख जो है खुल जाता है। तो नॉर्मली वह एक टॉनिक फेज होता है दौरा पड़ने का। समझ गए। ये सब लक्षण है। क्लोनिक फेज, टॉनिक के बाद क्लोनिक, मुंह से झाग आना, मुंह से झाग आने लगता है, तेज झटका आना, मल मूत्र अनियंत्रित हो जाएगा, असंयत हो जाएगा, मतलब मल मूत्र पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। 3 से 60 सेकेंड की अवस्था ये होती है। क्लोनिक फेज जो है ज़्यादा कुछ जो है आपके समय तक नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर क्लोनिक फेज रह गया तो व्यक्ति के लिए दिक्कत है, तो इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। और मल मूत्र जो है इसमें असंयत हो जाता है, मतलब जैसे ही यह फेज आता है तो व्यक्ति का मल मूत्र निकलने लगता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, झटका तेज हो जाता है, मुंह से झाग आने लगता है, और यह 30 से 60 सेकेंड का ही जो है यह जो है आपका होता है। ओके। अब यहाँ पे है पार्शियल फेज। पोस्टिकल फेज होता है।
अर्ध बेहोशी की अवस्था। पॉस्टिकल फेज क्या है? अर्ध बेहोशी की अवस्था, मतलब आधे बेहोशी की अवस्था। उल्टी तेज, सिर दर्द, भ्रम की अवस्था आदि पॉस्टिकल फेज होता है। तो क्लॉनिक टॉनिक फेज के 3 अवस्था, क्लॉनिक टॉनिक पॉस्टिकल, तीनों अवस्था बता दिए। उससे ऊपर भी 3 सीजर का जो है आपका था, सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, अब्सेंस सीजर। तो 3 6 बता दिए। सब में क्या क्या होता है आप लोग देख लिए। अगर जिनको भी ये थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। फिर से है ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम लोग इसका लक्षण देख चुके, तो अब ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले दवाइयाँ दिया जाता है, एंटी कन्वल्सेंट दवाइयाँ, जैसे इप्सोलिन। इप्सोलिन एक आपका एंटी कन्वल्सेंट दवाई है, समझ गए, जो कि मिर्गी के दौरे हो या फिर आक्षेप हो, इन सब में दिया जाता है। तो पहला जो है यह हो गया। असमानता, जैसे हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोनेट्रेमिया आदि के उपचार। अब ये सब कुछ सहायक रीजन है जिसके कारण हो सकता है दौरा आ सकता है। तो इसके लिए हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, इन सब का सहायक उपचार किया जाता है। निर्जलीकरण के बचाव के लिए ORS एवं IV फ्लूइड जो है दिया जाता है, इसका उपचार किया जाता है, समझ गए। नर्सिंग प्रबंध के लिए यहाँ पे देख लीजिए, नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग मैनेजमेंट की जो है सर्वप्रथम जो है यहाँ पे देख लीजिए कि सर्वप्रथम दौरे का अवलोकन करना चाहिए, तुरंत प्रारंभ जो है उपचार प्रारंभ करें। सबसे पहले नर्सिंग उपचार में देखें कि दौरा किस टाइप का आ रहा है, तुरंत उसे जो है उपचार प्रारंभ करना चाहिए। ओके, दूसरा देखिए, बच्चे को सुरक्षित स्थान से बिजली, पानी के स्रोत, दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ी आदि से दूर फर्श पर लिटा देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चे को होशो हवास कुछ नहीं रहता है, बच्चा एकदम हक्का बक्का रहता है, वो क्या करेगा उसको कुछ पता नहीं रहता, समझ गए। दौरे की हालात, जैसे गर्दन, हाथ पैर आदि को बलपूर्वक रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दौरे के समय को बिना हस्तक्षेप के पूरा होने देना चाहिए। अब जैसे ही किसी व्यक्ति में इस प्रकार से दौरा आता है कि वो अपने हाथ पैर को टाइट करने लगता हो, अकड़न करने लगता हो, देह को जो है फैलाने लगता हो, तो उसको कोई प्रयास नहीं करेंगे कि उससे जो है हम इस अकड़न को और इस जो टाइट हो रहा है, हाथ पैर को टाइट कर रहा है, इसको रोके नहीं। रोकिएगा तो दिक्कत होगा उसे। हम जानते हैं कि यह ज़्यादा देर का समय नहीं होता है, यह अकड़न जो है 1-2 से 3 मिनट का हो सकता है। तो बिना किसी प्रयास को इससे जो है पूरा होने देना चाहिए, इस अवस्था को, जहाँ पे वह हाथ पैर ये सब को टाइट करे, अपने आप को संकुचित करे, समझ गए, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, समझ गए। बच्चे के श्वसन मार्ग को खुला रखना चाहिए, आवश्यक को चूषण करना चाहिए, मतलब हाथ पैर जो है क्या करे, खुले बच्चे के श्वसन मार्ग को खुला रखें और सक्शन करें, मुंह से झाग को हटाए, ठीक है। बच्चे को बच्चे को चोट से बचाना चाहिए, उचित सुरक्षा के लिए उपाय करनी चाहिए। अब बच्चे को जो है हो सकता है दौरा पड़ने पर चोट का खतरा रहे, तो उस चोट का ध्यान रखें, चोट से बचाए, समझ गए। छठा है, निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ देनी चाहिए। एंटी कन्वल्सेंट दीजिए, एंटी एपिलेप्टिक्स दवाइयाँ दीजिए, जो भी दवाइयाँ हैं डॉक्टर के अनुसार सभी दवाइयाँ देनी चाहिए। माता पिता को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए, वह दौरे के बारे में उचित शिक्षा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में बच्चे को उचित प्रकार से संभाल सके, ठीक है। तो यही आपका कुछ नर्सिंग प्रबंध है, मैंने आपको बता दिया कि आपका कन्वल्सन या सीजर क्या होता है, आज के वीडियो में यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। ऊपर हिंदी था, यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप इसके इंग्लिश को अच्छे से, इंग्लिश वाले जितने भी डियर है इंग्लिश में आप इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से, समझ गए। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह भी टोटल हम दे दिए हैं, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ओके। अब आता है हमारा एक प्रश्न है, बाल मधुमेह। अब आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल मधुमेह के बारे में बताइए, इसके टोटल चीज़ों के बारे में बताइए। माय डियर, बाल मधुमेह को इंग्लिश में जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, समझ गए, JDM कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस, समझ गए। आप लोग को मैं ये मेडिकल सर्जिकल में पढ़ा दिए थे, जब वहाँ पे DM पढ़ाए थे डायबिटिक मेलाइटिस, तो वहाँ पे बताए थे कि 2 तरह के डायबिटीज मेलाइटिस होता है। एक को हम लोग जो है टाइप 1 टाइप 2 कहते हैं, टाइप 1 वाला जो होता है वही जुवेनाइल डायबिटीज होता है, बाल मधुमेह कहते हैं। तो वहाँ भी बताए थे, बट यहाँ पढ़ा देते हैं, एग्जाम में पूछता है, समझ गए। देख लीजिए बाल मधुमेह क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं, अच्छे से समझिएगा। जुवेनाइल डायबिटीज या बाल मधुमेह किसे कहते हैं। देखिए, यह जो मधुमेह होता है टाइप 1 मधुमेह होता है, और यह बहुत ही कम पाया जाता है, 5 से 10% में ही पाया जाता है। यह बहुत कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप 2 होता है, जो खासकर वयस्कों में, मतलब 35-40 के उम्र से ऊपर जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है, और जो भी होता है ज़्यादातर बुढ़ापे वगैरह में वह टाइप 2 ही रहता है, समझ गए। टाइप 1 में होता क्या है देख लीजिए। टाइप 1 में होता यह है कि शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है ना, इम्यूनी सिस्टम, वह कम होने से कई अन्य कारणों से भी हमारा पैंक्रियाज जो है इंसुलिन उत्पादक जो है
कम करने लगता है, समझ गए। इनमें जो इंसुलिन उत्पादन करने वाला जो कोशिका है, जो अग्नाशय में होता है, जो बीटा सेल से उत्पन्न होता है, वह नष्ट होने लगता है कोशिका, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना जो है कम हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, पैंक्रियाज से ही होता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से ही होता है। तो वही सेल नष्ट होने लगता है कई अन्य कारणों से, जिसके कारण जो है बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ खाते पीते हैं, वहाँ से ग्लूकोज बनता है और वह ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए आवश्यक है। बट अगर यह ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी में और नियंत्रण न हो पाए, तो नियंत्रण कौन करता है, यही इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर यही नहीं बन पाए, यह एक हार्मोन है, अगर यह नहीं बन पाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रण करेगा, जिसके कारण जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा असंतुलन होने लगता है, बढ़ने लगता है और इंसुलिन कम रहता है, जिसके कारण ग्लूकोज बढ़ने लगता है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। तो फिर जाके यही जो है डायबिटीज़ का रूप ले लेता है। माना जाता है कि अगर किसी परिवार में उनके माता पिता को डायबिटीज़ रहा हो तो उनके बच्चों में इसका खतरा अधिक रहता है। मतलब मानिए कि कोई पेरेंट्स है, उनका अगर डायबिटीज़ है और उनके बच्चा अगर है, तो हो सकता है उनके बच्चा अगर होगा तो ये जो टाइप 1 है, यह टाइप 1 वाला उसमें हो सकता है। तो टाइप 1 क्या होता है, तो इंसुलिन के कम सिक्रेशन या बिल्कुल नहीं होना। तो इंसुलिन कब सिक्रेशन नहीं होगा, जब हमारा पैंक्रियाज काम नहीं करेगा, या फिर पैंक्रियाज यानी अग्नाशय काम नहीं करेगा, या फिर इसमें का जो बीटा सेल है जो नष्ट हो जाएगा, जो इंसुलिन का सिक्रेट करता है वही नष्ट हो जाएगा। तो इंसुलिन को कौन बनाएगा, कौन सिक्रेट करेगा। अब जब इंसुलिन ही सिक्रेट नहीं होगा तो यही तो ग्लूकोज को जो है नियंत्रण करता है कि भाई ज़्यादा नहीं बॉडी में हो, ठीक है ना। तो यही नियंत्रण नहीं आ पाएगा तो नियंत्रण कौन करेगा, जिसके कारण बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि वहाँ पे ग्लूकोज की जो इंसुलिन का रिलीज तो होता है, बट बॉडी जो है उसका उपयोग नहीं कर पाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे जुवेनाइल डायबिटीज को। चलिए इसके आगे क्यों देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो प्रकार के होता है। एक होता है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और एक होता है आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अब होता यह है कि नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस है तो ये वयस्क बूढ़े में ज़्यादा होता है, समझ गए। क्यों, क्योंकि इसमें जो है डायबिटीज तो जो इंसुलिन तो बनता है, बट इंसुलिन जो है हमारे बॉडी का जो क्रिया है उसमें जो है इंसुलिन को ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाता है सही से, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला जो है IDDM, इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पूर्ण के पूर्ण इंसुलिन पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे इंसुलिन जो है किसी न किसी कारण से बॉडी में जो है नहीं बनता है या कम बनता है, समझ गए, जिसके कारण जो है हमारे बॉडी में इंसुलिन का जो है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे नहीं आएगा। लक्षण की बात किया जाए तो वेट लॉस होने लगता है, ऐसे कंडीशन में वजन में कमी होता है, पॉलीयूरिया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, समझ गए। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति होगा जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, समझ गए। ग्लूकोज का उपस्थिति यूरिन में, अति रक्त शर्करा मतलब हाइपरग्लाइसेमिया, समझ गए, रक्त में जो है बहुत ज़्यादा शर्करा उपस्थित होगा। कौमा पूर्व अवस्था, प्री कौमा स्टेज, अब ऐसे कंडीशन में कौमा का भी स्टेज आ जाता है, उसके बाद कौमा का भी स्टेज आ जाएगा, प्री कौमा का भी स्टेज आ जाएगा। डायबिटीज केटाएसिडोसिस, मधुमेह जनित केटो अम्लता, समझ गए, मधुमेह से संबंधित कीटो अम्लता जो है होने लगता है। तो ये सब आपके लक्षण हैं जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। वजन में कमी, बहुत ज़्यादा मूत्र आना, बहुत ज़्यादा प्यास आना, समझ गए, मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थिति, रक्त में ग्लूकोज का उपस्थिति, समझ गए, कौमा में जाना, कौमा से पूर्व की अवस्था, मधुमेह जनित कीटो अम्लता। ओके, जटिलता की बात किया जाए तो पहले भी पता है, कैटरेक्ट इसका जटिलता हो सकता है, मोतियाबिंद आँखों की खराबी, तो ये चीज़ समझ गए। अन्य संक्रमण हो सकता है, बॉडी में जो है रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, गुर्दा रोग, न्यूरोपैथी, तंत्रिका रोग, तो ये सब कुछ रोग है जो इसके कारण से जटिलता में आ सकता है। निदान की बात क्या है डायग्नोसिस की, तो माय डियर ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है, ब्लड शुगर का, समझ गए, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है उसका टेस्ट किया जाता है, यूरिन का भी टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है GTT, समझ गए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है GTT का टेस्ट होता है। उपचार की बात किया जाए तो ऐसे कंडीशन में इंसुलिन का भारी कमी होता है बच्चे में, तो चिकित्सक के निर्देशानुसार भोजन से पूर्व इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, समझ गए। और ऐसे कंडीशन में जो है आपके चिकित्सक के निर्देशानुसार भोजन से पहले इंसुलिन इंजेक्शन जो है दिया जाता है, और बहुत सारे ट्रीटमेंट डाइट को जो है परिवर्तन करके इसको जो है हम लोग सही करके रखते हैं। और किसी को अगर टाइप 1 वाला जो होता है जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है माय डियर, तो जुवेनाइल डायबिटीज़ में हमेशा जो है पेशेंट में अगर किसी में रहता है तो उसे इंजेक्शन इंसुलिन का लेना पड़ता है, समझ गए।
नर्सिंग प्रबंध की बात किया जाए यहाँ पे तो नियमित रूप से ग्लूकोज स्तर चेक करवाना चाहिए कि कितना बढ़ रहा है कितना कम है, समझ गए। मधुमेह की स्थिति के अनुसार वाइटल साइन को नोट करना चाहिए, समझ गए ना। बच्चे के विकास हेतु परिपूर्ण व पोषक आहार देना चाहिए। भोजन से पूर्व मूत्र में ग्लूकोज के स्तर को मापना चाहिए कि मूत्र में कितना ग्लूकोज आ रहा है। चिकित्सक के निर्देशानुसार इंजेक्शन लगाना चाहिए इंसुलिन का। इंसुलिन इंजेक्शन योजनाबद्ध तरीके से व स्थान बदल बदल कर लगाना चाहिए, एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में बालक को इन्फेक्शन हो सकता है तो उससे संक्रमण से बचाना चाहिए। बालक को नियमित व्यायाम एक्सरसाइज कराते रहे, खेल कूद की गतिविधियों को प्रेरित करते रहे, और यह डायबिटीज़ वाले सबके लिए होता है कि एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, समझ गए। बालक को चोट से बचाए, विशेषकर पाँवों का ध्यान रखें क्योंकि एक बार घाव होगा तो फिर घाव छूटने में देरी लगेगा, समझ गए। माता पिता को आहार योजना, व्यायाम, पाँवों की देखभाल और व्यक्तिगत आरोग्य के बारे में जो है शिक्षित करें, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में शिक्षित करें, क्योंकि जो है आपका डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है, मेटाबॉलिज जो है प्रॉब्लम के कारण ये होता है। तो अगर एक बार किसी को ये चीज़ें आ जाए तो ज़िंदगी भर हमेशा जो है उसे थेरेपी लेना पड़ता है, दवाई का, समझ गए। माता पिता को इंसुलिन इंजेक्शन लगाने व ग्लूकोज परीक्षण करने का विधि का समझाएं ताकि वे घर पर ऐसा कर सकें। तो चूंकि एक दिन की बात होता नहीं है, यह संपूर्ण जीवन में जो है करना पड़ता है, तो बार बार हॉस्पिटल जाने से अच्छा है कि माता पिता को इसके बारे में बताएं, समझ गए। तो ये आपका हो गया सारा चीज़ें, मैंने यहाँ पे टोटल के टोटल बता दिया। ये यहाँ पे प्रश्न कहता है वर्म यानी कृमि। देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में बताइए, कृमि संक्रमण के बारे में बताइए, ठीक है। तो खासकर ये बच्चे में होता है, पेट में जो कीड़ा हो जाता है उसी को हम लोग कृमि संक्रमण कहते हैं। इनके प्रकार, लक्षण, उपचार, बचाव सब चीज़ बताना है। 5 या 10 नंबर में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। वर्म होता क्या है माय डियर। वर्म जो होता है आप लोग समझिएगा, ठीक है। वर्म व्यक्तिगत और वातावरणीय स्वच्छता तथा जन स्वास्थ्य के सुधार द्वारा इनको आप रोक सकते हैं, और अगर आपको इनमें ही गड़बड़ हुई होता है तो जो है यह वर्म इन्फेस्टेशन होता है। गर्म जलवायु प्रदेशों में कृमि संक्रमण आम बात है। यहाँ पे कह रहा है कि जो गर्म प्रदेश है, जैसे हमारा इंडिया, मतलब देखते होइएगा कहीं कहीं भीषण होता है, तो मतलब इंडिया में भी ये आम बात होता है बच्चे में कृमि होगा ना, ठीक है ना। तो गर्म जलवायु प्रदेशों में कृमि संक्रमण आम बात है, कॉमन सी बातें हैं। ये शरीर में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न करता है। अब ऐसा नहीं है कि कृमि आपके बॉडी में पहुंचता है तो कृमि जन्म ले लिया बॉडी में तो बस हो गया, इसका इतना ही काम है, नहीं। कृमि होने के बाद आपके शरीर में पहुंचकर यह विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है, जैसे उल्टी होना, पेट में दर्द करना, ठीक है, पेट फूलना, समझ गए, भोजन न लगना, तो ये सब तमाम ऐसे काम करने लगता है, समझ गए। तो यही कहता है कि शरीर में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ जो है उत्पन्न करती है, समझ गए। चलिए, ये व्यक्तिगत और पर्यावरणीय यानी वातावरणीय स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करके आप इनको रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कारण, लक्षण सब चीज़ देखेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। संक्रमण का तरीका, यह कृमि संक्रमण कैसे फैलता है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। कृमि संक्रमण जो है, कृमियाँ जो है संक्रामक अवस्था में निम्न प्रकार से शरीर में प्रवेश कर सकता है, जैसे मल, दूषित पदार्थों के ग्रहण करना, समझ गए, मल द्वारा, या फिर कुछ आप दूषित भोजन ले रहे हैं, दूषित पदार्थ के आप खा रहे हैं, यानी ओरल फीकल दोनों के माध्यम से जो है फैलता है। मल और दूषित पदार्थों के ग्रहण करने से यह त्वचा के द्वारा त्वचा को भेद कर भी शरीर में प्रवेश कर जाता है। मध्यवर्ती होस्ट के अंतर्ग्रहण द्वारा, कुछ ऐसे मीडिएटर है जिसको जो है आपको उसका ग्रहण करते हैं तो उससे भी होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसको खाने से भी कृमि होता है, तो वही मध्यवर्ती होस्ट होता है, समझ गए। तो ये कुछ तरीका है, जैसे देखते होइएगा कि बच्चा जो है क्या चौक, डस्टर, मिट्टी खाता है तो उससे भी कृमि होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना है। तो ये तो हो गया फैलने का तरीका, इन तरीक़ों से फैलता है, बट हमको इसको अलग अलग प्रकार में जो है देखना है। अब कृमि के प्रकार अलग अलग है, जिसको चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, समझ गए। अभी तो झलकी था कि कृमि से जो है क्या होता है, कृमि कैसे बॉडी में जाता है, अभी तो ये देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कृमि के प्रकार और सभी प्रकार का लक्षण, निदान, सब चीज़ देखेंगे प्रकार टाइप वाइज, समझ गए। तो पहला जो टाइप है वह है गोल कृमि एस्केरियासिस। एस्केरियासिस का मतलब है गोल कृमि। यह आंतरीय मतलब आंत परजीवी में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाता है। गोल परजीवी कृमि जो होता है, एस्केरियासिस जो होता है, यह एस्केरियस जो है लेम्बॉइड, समझ गए ना, लंबिक्वाइड्स, एस्केरियस लंबिक्वाइड्स नामक कृमि के संक्रमण से होता है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है।
आपको ये समझना पड़ेगा माय डियर कि गोल कृमि जो होता है यह सबसे ज़्यादा आंत में संक्रमण पाया जाता है परजीवी इसका, और यह जो है एस्केरिस, समझ गए, यह एस्केरिस से लंबिक्वाइड्स नामक कृमि संक्रमण से होता है। कौन? एस्केरियासिस, समझ गए। तो याद रखना है गोल कृमि किससे फैलता है, तो एस्केरियासिस लंबिक्वाइड्स से फैलता है, समझ गए। यह जो है 20 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है। संक्रमण की बात किया जाए तो यह संक्रमित हाथ, खिलौना, कच्चा भोजन, खुले में मल त्यागना, ओरल फीकल मार्ग से फैलता है। देखिए कृमि जो फैलने का तरीका है ना, तो यह फैलने की तरीका आप अगर एक जगह ध्यान में रख लेते हैं तो आपको जो है यह सभी जगह फैलने का तरीका में सेम होगा। भले कृमि का अलग अलग प्रकार है, लेकिन फैलने के संक्रमण के फैलने के तरीका में अगर ये सब लिख दीजिएगा सब में सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कृमि ज़्यादातर संक्रमित हाथ, खिलौना से, कच्चा भोजन खाने से, खुले में मल त्यागने से, ओरल फीकल माध्यम द्वारा भी यह फैलता है। और ये सब में लिख दीजिएगा सभी प्रकार में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका डायग्नोसिस, एस्केरियासिस गोल कृमि का जो है निदान क्या होगा माय डियर, तो गोल कृमि का जो निदान है वह होगा कि मल की जांच किया जाता है, समझ गए, मल का जांच होता है। मल परीक्षण में ओवम और सिस्ट मतलब अंडे और पुटिकाओं की जांच किया जाता है, देखा जाता है कि कृमि का कितना अंडा और पुटिका दे रहा है, समझ गए। मल में सर्पिलाकार जंतुओं की उपस्थिति देखा जाता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि बच्चा मल त्यागता है तो उसमें कीड़ा टाइप से व्हाइट उजला उजला आपको दिख जाएगा, तो वो उस आप खुद देखकर भी समझ सकते हैं, जांच सकते हैं कि हाँ इसका कीड़ा है, और मल का भी जांच करवा के आप उसमें सिस्ट और पुटिका का भी जांच कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में मल का ही जांच होता है। ओके, लक्षण क्या होगा, आपको पता है कि कृमि है पेट में, तो लक्षण भी लगभग सब में एक जैसे ही होगा, समझ गए। तो आपको फैलने का माध्यम और लक्षण सब में एक जैसे लिखना है। बस चेंज ये होगा कि जो जैसे अलग अलग, जैसे अभी हम गोल कृमि देख रहे हैं तो गोल कृमि 20 से 40 सेंटीमीटर होगा, समझ गए। यह एस्केरियासिस लंबिक्वाइड्स के द्वारा संक्रमण होता है, समझ गए। तो बस जो परिभाषा है वो चेंज होगा, बाकी लक्षण फैलने का माध्यम सब में एक ही होगा। ओके, कोई भी गोल कृमि हो, पेट में जाने के बाद पेट को बड़ा करने लगता है, पेट में दर्द होता है, वजन में कमी होता है, भूख नहीं लगता है, वृद्धि रुक जाता है, एनीमिया होने लगता है, पाइका जैसे पदार्थ, मिट्टी, चौक, खड़िया, ये सब खाने का इच्छा होने लगता है, अनिंद्रा आने लगता है, चिड़चिड़ापन, खुजली होने लगता है, डायरिया हो सकता है, समझ गए। कभी कभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर देता है ज़्यादा संक्रमण में। तो सब में ये चीज़ें लिख दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब में आपको ध्यान याद करना है। अब इसका उपचार क्या है, तो माय डियर उपचार वही है मेबेंडाजोल, सुबह शाम 3 दिन तक दिया जाता है 100 मिलीग्राम, ठीक है, मेबेंडाजोल, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। अल्बेंडाजोल, ये सब जोल जो है यह कृमि संक्रमण के लिए ही होता है। पिपराजिन साइट्रेट 2 ग्राम 10 किलो भार तक, 3 ग्राम 10 से 20 किलो भार तक, 4 ग्राम 20 किलो भार से अधिक बच्चे में दिया जाता है। तो पिपराजिन साइट्रेट याद रखिएगा कि 2 ग्राम दिया जाएगा 10 किलो भार तक, 3 ग्राम दिया जाएगा 10 से 20 किलो तक, 4 ग्राम दिया जाएगा 20 किलो से ऊपर के बच्चे को, समझ गए। पिपराजिन साइट्रेट याद रखिएगा। तीसरा है टेट्रामीजोल है, देख लीजिए टेट्रामीजोल है, टेट्रामीजोल की एक खुराक दिया जाता है, समझ गए, ध्यान में रखना है। सूचीकृत, अब हम लोग यहाँ पे उपचार पढ़ लिए। उपचार में गोल कृमि का ये याद रखना है, मेबेंडाजोल, पिपराजिन साइट्रेट और टेट्रामीजोल, ये 3 याद रखिएगा उपचार में। ओके, पहला हो गया खत्म। दूसरा है, कहता है पिन वर्म या इसी को थ्रिड वर्म, जिसको हम लोग धागा कृमि या सूची कृमि कहते हैं। पिन वर्म याद रखिएगा, या पिन वर्म को ही थ्रिड वर्म या देख लीजिए इंट्रोबियासिस वर्मिकुलेरेसिस कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान देने के लिए ये सब रखिएगा कि हाँ पिन वर्म को ही थ्रिड वर्म और इंट्रोबियासिस वर्मिकुलेरिस कहते हैं। बाकी आप पिन वर्म साधारण याद रखिए, जिसको सूची वर्म या धागा कृमि कहते हैं। ओके, चलिए, यह छोटे बच्चों में, टोडलर्स में अधिकांशतः पाया जाता है। अब जो पिन वर्म होता है, सूची या धागा कृमि, या छोटे बच्चे या टोडलर्स, टोडलर्स किससे कहते हैं, 1 से लेकर 3 साल के बच्चे को टोडलर्स कहते हैं, पता है ना। तो टोडलर्स में अधिकांशतः पाया जाता है। पिन कृमि सफ़ेद रंग की, पिन के आकार की, मतलब छोटे छोटे पिन की आकार की होती है, छोटे छोटे सफ़ेद कलर में, समझ गए, जो मल में आपको दिख जाता है आराम से। ओके, यह 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह निम्न आंत में, मतलब आंत के निचले वाले भाग में रहता है, जहां से अंडे त्यागने के लिए सामान्यतः यह रात में गुदा से बाहर आता है, समझ गए। तो जो बच्चा, इसीलिए कहता है कि बच्चे को खुला जो है पैंट हमेशा पहना कर रखे, क्योंकि बच्चा अपने हाथ को जो है मल द्वार पर भी ले जाएगा, जब खुजली मानेगा उसको कीड़ा रहेगा, और वह कीड़ा बाहर निकलता है रात में अंडे त्यागने के लिए, तो वह बाहर निकलेगा,
खुजलाएगा, बच्चा वहाँ पे खुजलाएगा हाथ से, और फिर हाथ तो धोगा नहीं, फिर वह अपने हाथ को मुँह के आसपास भी ले जाएगा, हो सकता है मुँह में भी ले जाएगा, और फिर जो है वही संक्रमण फिर से फैलेगा मुँह के माध्यम से भी। तो इसलिए कहता है कि सूचिक जो पिन वर्म या थ्रीड वर्म है, यह पिन के आकार का सफ़ेद कलर के कृमि होता है जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होता है। यह आंत के निम्न भाग में, नीचे वाले भाग में जो है निवास करता है, जहाँ से सामान्य जो है वह गुद्दा से बाहर, एनस से बाहर निकलता है अंडे त्यागने के लिए। ठीक है, बाकी प्रसार की माध्यम है तो वही चीज़ें हैं, खिलौना से, संक्रमित, टॉयलेट सीट, गंदे कपड़े इत्यादि, भोजन माध्यम, सब चीज़ से, गंदे हाथों से, कोई सब चीज़ से जो है ये फैलता है। समझ गए। फैलने के माध्यम भी सेम है, लक्षण भी सेम है। मल द्वार के आसपास खुजली होगा, भूख नहीं लगेगा, गुद्दा के पास तथा मल के पास जो है कृमि दिख सकता है, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, सब चीज़ें वही है, बस जो चीज़ें नया है उसको ऐड कर लीजिएगा। हो गया ना। निदान की बात किया जाए तो यहाँ भी मल स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है। उपचार की बात किया जाए तो उपचार में बच्चे के साथ परिवार के सभी सदस्यों का उपचार पायरेंटल पामोएट द्वारा किया जाता है। समझ गए। बच्चे के साथ परिवार के सभी सदस्यों का उपचार पायरेंटल पामोएट द्वारा किया जाता है। ओके, पिपराजिन साइट्रेट व मेबेंडाजोल का उपयोग भी यहाँ पे किया जाता है, पता है। तो ये हो गया इसका उपचार। समझ गए। उपचार में भी लगभग सेम है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है अंकुश कृमि या इसी को हुक वर्म कहते हैं, एनसाइक्लोएस्टोमा या इसी को हुक वर्म कहते हैं। पहला था एस्करियासिस गोल कृमि, दूसरा था पिन वर्म, ठीक है, तीसरा था हुक वर्म। ये तीनों को याद रखना है, 3 प्रकार। ओके, चलिए। अंकुश कृमि या हुक वर्म यह एनसाइलोटोमा ड्यूडेनल कृमि द्वारा होने वाला जंतु बाधा है। तो आपको पता होना चाहिए जो हुक वर्म है यह जो है एनसाइलो, ठीक है ना, एनसाइलोएस्टोमा ड्यूडेनल कृमि द्वारा होने वाला जंतु बाधा है, यानी संक्रमण है। ओके, याद रखिएगा हुक वर्म। प्रसार देख लीजिए यहाँ पे, यह कैसे फैलेगा। यह लार्वा ग्रामीण व गंदी बस्तियों से अधिक फैलता है जहाँ बच्चे खुले खेतों में रहते हैं। यह लार्वा नंगे पैरों की त्वचा के रोम रंध्र हेयर फॉलिकल द्वारा प्रवेश करते हैं। एक क्या होता है, जो हुक वर्म होता है ना, तो यह जो है आपके खुले पैर रोम या बॉडी में जो रोम जो रोआ होता है उसके छिद्र से यह हुक वर्म प्रवेश करता है बॉडी में। ठीक है, और यह प्रवेश तो करता है, समझ गए चीज़ों को। और यह कहाँ प्रवेश कर रहता है, तो गंदे बस्तियों में, खुले बस्तियों में, जहाँ पे बहुत सारे गंदगी रहता है वहाँ पे ये रहता है। और वहाँ पे अगर बच्चा अपना रहेगा, खेलेगा, या फिर गंदे इलाका में किसी का घर है तो वहाँ पे वह बच्चे खुले पैर रहेगा या नंगे रहेगा, तो जो है यह त्वचा के माध्यम से, हेयर फॉलिकल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ओके, लक्षण यही है कि निरंतर बढ़ा हुआ एनीमिया, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, कुपोषण होना, वजन में कमी, वृद्धि, एपिगैस्ट्रिक पेन, वही पेट में दर्द भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पाइका, अप्राकृतिक पदार्थों का जो है भक्षण करना। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि कृमि संक्रमण से जो होने वाला लक्षण है ना, सब में लक्षण जो है लगभग समान है। अगर कुछ न जानिएगा तो भूख न लगना, उल्टी होना, पेट का आकार बढ़ना, समझ गए, वृद्धि रुक जाना, समझ गए ना, इरिटेट होना, चिड़चिड़ापन उसी को कहते हैं, समझ गए। तो ये सब जरूर लिख दीजिएगा। और यही जो है आपका क्या हो जाएगा, कृमि से होने वाला संक्रमण। आप नॉर्मल समझिए ना कि बच्चे को अगर कृमि होता है, कीड़ा होता है पेट में, तो भूख नहीं लगेगा, उसको खाना कम कर देगा। जब खाना कम कर देगा तो उसका जो वृद्धि होना है, वृद्धि कम जाएगा, रुक जाएगा, समझ गए। पेट का आकार वैसे बच्चे में बढ़ने लगता है, समझ गए। वह बच्चा इरिटेट रहेगा, बात बात पर जो है झल्लाएगा, इरिटेट होगा, समझ गए, चिड़चिड़ा करेगा। तो यही सब एक बच्चा में होने लगता है, समझ गए। चलिए, अब रही बात इसके निदान का, तो निदान में मल परीक्षण और रक्त में एसिनोफिलिया का टेस्ट किया जाता है, समझ गए। एसिनोफिलिया का टेस्ट किया जाता है। उपचार वही है एल्कोपार। देखिए अब इसके लिए हुक वर्म के लिए एल्कोपार दिया जाता है। वहाँ पे पिन वर्म और एस्करियासिस के लिए मेबेंडाजोल था, समझ गए, पिपराजिन साइट्रेट था। लेकिन यहाँ पे जो है एल्कापार 2.5 ग्राम 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 5 ग्राम दिया जाएगा 5 वर्ष से बड़े बच्चों में। तो एल्कोपार याद रखना है। बाकी टेट्रामिजोल यहाँ भी दिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। टेट्रामिजोल आपके हुक वर्म पिन वर्म में भी था, समझ गए। रोकथाम और बचाव। अब हम इसका कृमि का रोकथाम और बचाव कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं।
खाना खाने से पहले व बाद में एवं शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। रोकथाम करना है तो खाना खाने से पहले और बाद में, शौच जाने के बाद में हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। फल एवं सब्जियों को स्वच्छ पानी में धोकर ही उपयोग लेना चाहिए, क्योंकि पहले से फल और सब्जी में लार्वा रहता है मौजूद। बच्चों के डायपर को गीला होने ही बदल देना चाहिए, क्योंकि गीला सामान में कृमि बहुत ज़्यादा क्या होता है, अपना वृद्धि करता है। चौथा है टॉयलेट सीट पर फर्श को रोगाणु मुक्त रखना चाहिए। जो टॉयलेट होता है उस फर्श को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। बच्चे को मुंह में अंगुली डालने व नाखून चबाने से रोकना चाहिए। समझ गए। बच्चों को टॉयलेट में ही मल त्यागना सिखाना चाहिए, ज़मीन पर नहीं, क्योंकि ज़मीन पर त्यागेगा और उसी ज़मीन पर फिर से आएगा खेलेगा तो वहाँ तो लार्वा होगा ही होगा और वही फिर से प्रवेश करेगा उसके बॉडी में, या मुँह के जरिए या मल के जरिए। तो ये सब चीज़ें रोकथाम करने का तरीका है जिसे हम कृमि होने से बच्चे को रोक सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, तो जो डियर इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग समझिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कृमि 3 प्रकार के होता है। एक होता है एस्केरियासिस, एक होता है एस्केरियासिस, समझ गए, एक होता है आपका पिनवर्म, एक होता है आपका हुकवर्म, और सब में लक्षण वही है, पेट दर्द करना, भूख न लगना, वृद्धि रुक जाना, समझ गए, पेट में वृद्धि होना, तो ये सब चीज़ें याद रख, उल्टी होना, ये सब चीज़ें हो जाएगा। ओके।